अब हम कुंडली का मैथमेटिकल पार्ट हमें नहीं करना, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर में बना बनाया आता है, तो ये और काम आसान है। हमें प्रेडिक्टिव पार्ट पे ध्यान देना है। इस प्रेडिक्टिव सेक्शन के अंतर्गत आप नॉर्थ इंडियन कुंडली, साउथ इंडियन कुंडली को समझ लिए हैं, 12 भावों के बारे में जान चुके हैं, ग्रहों के बारे में जान लिए हैं। इसके बाद आता है 27 नक्षत्र। तो जो लोग वैदिक आप में से किए हैं वो सब क्या किए होंगे, नक्षत्रों का आप नेचर याद किए होंगे कि अश्विनी नक्षत्र है तो जातक ऐसा होगा, चंद्र की जिस नक्षत्र में होता है, या फिर आप जो ग्रहों के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे तो यह ग्रह इस नक्षत्र में गया है तो ऐसा इसका नेचर होता है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में गया है तो हमें उस नक्षत्र से नहीं मतलब है। मतलब हमारा क्या है कि जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र, तो इन 27 नक्षत्र के स्वामी 9 प्लैनेट्स ही तो बनते हैं ना। तो ये जो 9 प्लैनेट्स बनते हैं, अब ये 9 प्लैनेट्स किस हाउसेस का रिजल्ट दे रहे हैं, यानी हमारा पूरा ये प्रेडिक्टिव डिपेंड है रिजल्ट पर। यानी यहाँ आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये राहु का नक्षत्र है तो खराब है, चंद्र का नक्षत्र है तो अच्छा है। हमें उस नक्षत्र के नेचर पे, प्रकृति पे जाना ही नहीं, हमें नक्षत्र के जो स्वामी हैं रिजल्ट तो वही देंगे। तो हमारा पूरा फोकस है रिजल्ट्स पे। रिजल्ट्स किसका मिलता है, हाउसेस का मिलता है। तो नक्षत्र पे भी हमारा फोकस कब होता है, जब वैदिक के, जनरली वैदिक के साथ ही नक्षत्र भी चलता है, बहुत से लोग नहीं करते हैं। एक लग्न में 3 नक्षत्र के हिस्से आते हैं तो लगभग 40 से 45 मिनट का पड़ता है, लेकिन हम उस एक नक्षत्र को भी 9 भाग में डिवाइड करते हैं। तो इसलिए 27 नक्षत्र मिलके 249 249 सबलॉर्ड्स होते हैं, 249 सबलॉर्ड्स। इसको हम बोलते हैं उप नक्षत्र। और यहाँ भी डिपेंड होता है कि उप नक्षत्र रिजल्ट क्या दे रहा है। जो रिजल्ट होगा ये बेस्ड है। अब तक के क्लास से आप समझ गए होंगे कि थ्योरेटिकली हम किसी की भी कुंडली में ये नहीं कह सकते कि ये ग्रह खराब है, यह ग्रह अच्छा है, यह नक्षत्र खराब है, यह नक्षत्र अच्छा है, जब तक हम उसके द्वारा मिलने वाले रिजल्ट का अध्ययन नहीं करेंगे हम अच्छा और खराब नहीं कहेंगे। अगला जो बात है कि किसी की भी कुंडली के लिए कोई एक ग्रह हमेशा खराब नहीं हो सकता। ग्रह के अच्छा और खराब होने के पीछे डिपेंड करता है आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, किस एस्पेक्ट में देख रहे हैं। ये लाइन अभी आपके सामने है, ये लाइन मैं कहूं बड़ा है या छोटा है तो आप क्या बताएंगे? सुमन जी बताइए, लाइन बड़ा है कि छोटा है? सुमन जी गायब हो गई हैं जी लग रहा सर, नमस्ते। नहीं सर, अभी है। आए। ये लाइन बड़ा है या छोटा है? जी सर, किसी के लिए बड़ा होगा, किसी के लिए छोटा होगा। और क्या दार्शनिक मीडियम है। दिया है आपने। जब तक दूसरी लाइन नहीं होगी तब तक नहीं कह सकते कुछ। अब वसुंधरा जी सपोज कीजिए ये 3 लाइन में, अब इस लाइन को आप कह रही हैं छोटा, ये बीच वाली की बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं बड़ा, तो दोनों का ही पॉइंट यहाँ पे एक दूसरे का विरोध कर रहा है, जबकि हम अपने अपने जगह पे सही हैं। तो अपने अपने जगह पे सही नहीं होना है, हमें जो वास्तविक स्थिति है उस पे सही होना है। जैसे बीच वाला लाइन इस बड़े वाले से छोटा है और छोटे वाले से बड़ा है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ। जबकि सिंपली एक लाइन को देख के बड़ा और छोटा कह देना
ये अधूरा कॉन्सेप्ट हुआ। तो जो हम ये शुरू से एक चलता आया है कि ये ग्रह खराब है, तो वो खराब हम पता नहीं किस सेंस में लोग कहते हैं कि खराब है। क्योंकि यदि रिजल्ट की ही हम बात करें तो जो रिजल्ट को आप छठा, आठवां और 12वें को खराब मानते हैं, उस छठे, आठवें और 12वें में काम करने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हैं। पेट्रोकेमिकल्स का रिलायंस का काम है, पेट्रोकेमिकल्स का ही न मुख्य रूप से काम है इनका, रिलायंस ग्रुप का। 8वां भाव है कि नहीं है इसमें? जब 8th हाउस इसमें आया, अमेज़न उसके जो मालिक हैं जेफ बेजोस, दो नंबर पे चल रहे हैं अभी, 1 नंबर पे वो आ गए हैं। निशान जी क्या नाम है उनका, जो रॉकेट वाले, रॉकेट भेजा अंतरिक्ष में, साइंस से जुड़े हुए, रिसर्च से जुड़े हुए। तो साइंस और रिसर्च है तो 8th हाउस आया कि नहीं आया? तो आप जिसको खराब कर रहे हैं, तो जो आदमी का उस भाव से रिलेटेड काम होगा, तो फिर आप इसका दान करवा दें, आप उसको उपाय बता दें, कैसे होगा? बोलिए, कुछ समझ में आए नहीं आए, जो आपके विचार है वो बताइए। एलन मस्क नाम है, दुनिया के सबसे धनी आदमी है एलन मस्क। एलन मस्क ने अपने रिसर्च के लिए कोई प्रोफेशनल डिग्री रिसर्च के लिए उन्होंने नहीं किया, किताबें पढ़ के और खुद से ही चीजें बनाते चले गए। पेपॉल कंपनी, जो जैसे हमारे यहाँ पेटीएम है वैसे अमेरिका में पेपॉल है, उससे उनको निकाल दिया गया। बिना ड्राइवर वाली ड्राइवरलेस कार बना रहे हैं। टेस्ला के मालिक हैं, और स्पेस एक्स उनकी जो अंतरिक्ष में रॉकेट को ले जाती है उसके मालिक हैं। तो ये 8वां भाव हुआ ना रिसर्च। हाँ जी सर। तो यदि उनकी कुंडली में 8th हाउस एक्टिव नहीं होता, 8वां का उनको रिजल्ट नहीं मिलता, तो क्या उस काम में सफल होके दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनते? नहीं, लेकिन सर एक चीज बताइए, अब 8th एक्टिव है तो सिर्फ रिसर्च के लिए ही होगा सर, जो हम हेल्थ रिलेटेड बोल देते हैं सर, कस्ट का, और तो उनकी लाइफ में सर वो भी तो फिर साथ में चलती रहेंगी ना। आपको कैसे पता साथ में चलता रहेगा? फिर यहाँ पे भी आप उसको मिलाने जनरल करते जा रही हैं। जनरलाइज्ड यहाँ कुछ भी नहीं है। उस आदमी को 8वें का रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, कुछ भी मिले सर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो कुछ मिलेगा। रिजल्ट तो मिल रहा है, जहाँ पॉजिटिव नहीं मिलता है वहां निगेटिव मिलता है। ठीक है सर। यहाँ पे जो डिस्कशन कीजिए और यहीं पे आपके जो सभी प्रश्न हैं, जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर होंगे। एक डॉक्टर को, एक सर्जन, जो सर्जन बनते हैं उनमें 8वां भाव तो होता है, 8वां नहीं होगा तो सर्जरी कैसे करेंगे बताइए? सर अच्छा, डॉक्टर या सर्जन्स के लिए सर 8th एक्टिव होना चाहिए। तो वो सर्जन बनेगा ना, उसी से ना उसको पैसा कमाना है। आप अपने बेटे को विदेश भेज रही हैं कनाडा पढ़ने के लिए, 12वां भाव नहीं हो तो विदेश जाएगा? नहीं सर, नहीं जा भेज सकता। रही है ना, उसकी कुंडली में चेक किया है आपने? हाँ जी। 12th हाउस है, हाँ जी। तो 12वां हॉस्पिटल और जेल का भी है कि नहीं है? हाँ जी, हाँ जी है सर। अब उसकी कुंडली मेरे सामने आए और मैं डायरेक्ट कहूँ अरे 12वां भाव है, ये तो जेल और हॉस्पिटल का है, तो क्या होगा? आपको तुरंत सदमा लगेगा, पता चलेगा पूनम जी को क्या हुआ। अरे मेरा बेटा है, अब उसको मैं विदेश सोच रही हूँ भेजने के लिए, सर कर रहे हैं तो जेल और हॉस्पिटल का योग है 12वें भाव देख के। हाँ जी। तो ये जो एक पुराना ट्रेडिशन था ना, वहां से चीजें बदली हैं। पुराने वैदिक में सिर्फ 1, 5 और 9 ये 3 हाउसेस को ही प्राथमिकता दी गई है। जो श्लोक पढ़ेंगे आप उसके अकॉर्डिंग परदेश रहना सबसे बड़ा दुख है, विदेश जाना हाँ, सबसे बड़े दुख में गिना गया है, हाँ पहले दुख में गिना जाता था सर। काउंट किया गया है। तो इस स्थिति में वो आदमी क्या करेगा? तो वो चीजें चलती आई हैं एस्ट्रोलॉजिकली भी। तो इसीलिए इस चीज पे लोग ध्यान नहीं देते। अष्टमेश दुखों का है, लेकिन आज वो अष्टमेश की परिकल्पना बदल गई है ना। उस टाइम हाँ जी अष्टमेश वाला काम ही नहीं थे, पेट्रोकेमिकल्स नहीं था, बीमा वाला काम नहीं था, कुछ इने गिने चुने लोग डॉक्टर वैद्य बनते थे, तो वो उनके लिए 8वां का रिजल्ट मिलता था।
और उसमें भी सर्जरी शायद होती ही होगी सर्जरी बहुत तो कम। तब भी नहीं होती, हाँ तब भी बहुत कम होती थी सर। तो इस स्थिति में वो 8वां वहां पे दुखों का ही तो देगा ना, लोगों को किसी न किसी प्रकार का दुख देगा। हाँ जी, आज ऑकल्ट साइड मॉडर्न भी कम बदलेगा। लोग हाँ, अभी जैसे आज कोई भी आदमी ज्योतिष बन सकता है, पहले तो सिर्फ फिक्स था ना कि जो ब्राह्मण होंगे वही बनेंगे। हाँ जी। तो वहां से यहाँ तक चेंजेस आया है, तो आपको अपने प्रिडिक्शन के कॉन्सेप्ट में भी चेंजेस लाना होगा, नहीं तो लकीर के फकीर बनने से कोई फायदा नहीं है। कोर्सेज पे कोर्सेज करते जाएंगे और चीजें क्लियर नहीं होंगी। बोलिए स्मिता जी, समझ में आया बात या कोई कंफ्यूजन उठ रही है मन में? नहीं सर, समझ में आया। वसुंधरा जी अपना बताइए। समझ में आया सर। ऐसा नहीं आप लोग ये मत बोलें बाकी लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम क्यों बीच में बोलें। ये याद रखिए कि आपने भी पैसा दिया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो मन में कहीं भी 1% भी डाउट लगे तो उसको बोलिएगा, यहीं पे न सीखने आए हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि मेरी बातों से आप 100% एग्री करें। तो जहां आपका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को उठाइए, मुझे जहां तक जो आंसर होगा मैं दूंगा, नहीं पता होगा बोलूंगा नहीं पता, वास्तविक बात है। क्लियर है? बोलिए वसुंधरा जी जी, सर। ठीक है? हाँ सर। चलिए, तो ये हमारा पूरा रोल है नेचर, ये रिजल्ट का। अब यहाँ पे 2 मिनट के लिए बात आती है कि क्या जो ग्रहों का हमने शुरू में बातें हुई थी कि जैसे शनि, राहु, केतु, इनको नेचुरली अशुभ ग्रह मानते हैं, या जो राशियां हैं उनका क्या प्रभाव है। तो देखिए, नेचुरली जो रिजल्ट है उसका तो जो नेचर है उसका भी इफेक्ट होता है। यानी जैसे शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, ये क्रूर और पापी ग्रह में आते हैं। शनि को भी क्रूर, ये सूर्य को भी क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो जो जिसका भी नेचर है, या हम में भी जो हम जातक हैं, हमारे में जिसका जैसा नेचर है, तो वो नेचर का भी रोल रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है रिजल्ट पर। कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे शनि है, तो शनि को हम बाई नेचर निगेटिव प्लेनेट मानते हैं ना। निगेटिव प्लेनेट से मतलब कि क्रूर और पापी ग्रह है, हमारे लिए हानिकारक ग्रह है। और सपोज कीजिए कि वह, यदि आप एक टीचर हैं या आप एक बिजनेसमैन हैं, कपड़े का काम करते हैं, कपड़े का शोरूम है, ऐसी स्थिति में ये शनि आपकी कुंडली के 5, 8, 12 भाव का रिजल्ट दे रहा है। तो ये 5, 8, 12 अपने आप में निगेटिव हो गया, क्योंकि यदि आप कपड़े के कारोबारी हैं, कपड़े का आपका दुकान है, तो 5वां, 8वां और 12वां भाव आपके बिजनेस को डुबा देगा। तो अब यहाँ समझिए कि शनि नेचुरली बाय नेचर निगेटिव प्लेनेट, और उसमें निगेटिव का रिजल्ट भी वो देने लगा। तो ये कुल मिलाकर ये कंप्लीटली निगेटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? या बैड रिजल्ट देने वाला हो जाएगा? समझ में आ रहा है? कोई आदमी रिप्लाई दीजिए कि पता सर चले। कोशिश कर रहे हैं समझने की। शनि नेचुरली निगेटिव प्लेनेट होता है, यानी क्रूर ग्रह होता है, पापी ग्रह होता है, और वह रिजल्ट भी खराब देने लगा आपके अकॉर्डिंग। यानी आपका काम है पैसा लेके, कपड़े का बिजनेस है तो बेचना, और आपका पैसा डूबने लगे, तो इस स्थिति में रिजल्ट भी खराब दे रहा है। तो यहाँ कहावत हो गई कि एक अत्याचारी आदमी और उसको पावर मिल जाए, तो वो डबल अत्याचारी बन जाएगा, डबल पापी बन जाएगा, ज्यादा अत्याचार करेगा लोगों पे। तो वो
इफेक्ट यहाँ जो उसका नेचर है वो दिखता है। अब इसी को ऐसे समझिए कि शुक्र ग्रह है। शुक्र नेचुरली पॉजिटिव ग्रह होता है, प्लस का यहाँ साइन हम देते हैं, यानी शुभ ग्रह मानते हैं, नेचुरली शुभ ग्रह। और सर वो तो सपोज कि मैरिज के लिए मानते हैं ना सर, हर चीज के लिए थोड़ी सर उसको मानते हैं सर शुक्र को, वैसे तो नेचुरली पापी ग्रह ही है। सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है, शनि राहु केतु और मंगल की तुलना में। वैसे तो सर आता तो सर ये भी नेगेटिव प्लैनेट्स में ही है सर। ऐसे सर शुक्र को सर हम इन्हीं में तो काउंट करते हैं सर, क्रूर प्लैनेट्स में तो काउंट करते हैं सर हम। सौम्य ग्रह में आता है शुक्र। शुक्र है, गुरु है, चंद्र है, बुध है, ये सौम्य कोमल ग्रह इनको कहे जाते हैं, जो बाई उनका नेचर है। ठीक है, जैसे कोई भी आदमी जेल जाएगा या उसकी मृत्यु होगी या दुर्घटना होगा, तो उसमें शनि राहु केतु दशा अंतर प्रत्यंतर किसी लेवल में आएंगे, क्योंकि उनका नेचर ही है वो, आगे अभी आपको मिलेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे जो ग्रहों का बाय डिफॉल्ट नेचर जो मेंशन किया गया है, उसको कृष्णमूर्ति जी ने कैसे यूज किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कृष्णमूर्ति जी के अकॉर्डिंग, जैसे शुक्र है बाय डिफॉल्ट इसको सौम्य ग्रह, अच्छा ग्रह, नेचर इसका अच्छा माना गया, नेचर पे समझिएगा, नेचर इसका अच्छा माना गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। और यदि यह रिजल्ट आपको दे रहा है 5/8/12 का, यहाँ भी सिचुएशन वही है कि आप कपड़े के व्यापारी हैं, क्योंकि यहाँ पे 5/12 सबके लिए खराब नहीं होगा। जब तक हम उस कुंडली में या उस आदमी का प्रोफेशन नहीं देखेंगे, तब तक कोई भी नंबर हम अच्छा या खराब नहीं कर सकते। तो हमने क्या केस लिया कि एक कपड़े का बिजनेसमैन है, कपड़े का शोरूम है, उनके लिए हम चेक कर रहे हैं। तो शुक्र है और शुक्र में 5 8 12 है। तो अब क्या होगा, जो 5 8 12 तो कम्प्लीटली निगेटिव नंबर है। सर हाँ, तो सर यहाँ नेगेटिव माना जाएगा ये। निगेटिव तो शुक्र है ही, लेकिन इसकी इंटेंसिटी जो है शनि की तुलना में कम रहेगी, क्योंकि यहाँ जो था शनि वाले में 5 8 12 ये निगेटिव नंबर, इसका इफेक्ट, और शनि बाई नेचर बाई डिफॉल्ट क्रूर होता ही है। तो यहाँ क्या होगा कि इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। इंटेंसिटी को आप ऐसे ही चेक कीजिए कि एक हाथ से चलाया हुआ पत्थर और एक बंदूक से चलाई हुई गोली, इंटेंसिटी समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाथ से जो पत्थर चलाएंगे उस स्थिति में सोचिए किसी को अच्छा, लगे। जैसे अगर शनि का अगर हम ये देखते हैं 5/8/12 है, तो सर वो काम बिल्कुल ही नहीं चलेगा। शुक्र अगर आ रहा है तो सर थोड़ा बहुत चलता रहेगा। हाँ, यही बात है। जैसे एक टीचर मारते हैं, बच्चे को दंड देते हैं वहां, और एक सोचिए कि एक चोर या डाकू बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा है, वो पीटेगा, तो दोनों को एक नहीं ना करेंगे, दोनों में कुछ तो डिफरेंस है ना। हाँ जी सर। समझ में आया? जैसे स्कूल में बच्चे, अब तो खैर स्कूल से पिटाई खत्म ही हो गई है, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, लेकिन 2 मिनट के लिए कंपैरिजन कीजिए कि जब एक टीचर बच्चे को दंड देते थे, पीटते थे, तो वहां एक्शन तो आपको दिख रहा है कि पीटना, लेकिन क्या उसकी इंटेंसिटी वैसी ही थी? जबकि उसके उलट ये कंपैरिजन कीजिए कि कुछ क्रिमिनल्स आए और किस बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं, वो रो रहा है या अब जिद हम कर। यहाँ पर प्लैनेट से ये चीज देख रहे हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन खराब है, लेकिन अगर प्लैनेट ठीक बैठा है तो वो इंटेंसिटी कम हो गई। और अगर इंटेंसिटी कम प्लैनेट, रहेगी। हाँ प्लैनेट अगर खराब है तो फिर हाँ वो ज्यादा हो जाएगी। हाँ, ये चीज ये थोड़ी सी धीरे धीरे प्रैक्टिकल से आपको समझ में आने लगेगी। जब वो ऐसा कुंडली आपको दिखेगा तो आपको पता चल जाएगा ये चीज। क्लियर है? हाँ जी सर। जी सर। लेकिन सर 5 8 12 हमेशा ही खराब ही रिजल्ट देगा हर स्थिति में। नहीं, हर स्थिति में नहीं देगा। जैसे इस आदमी का कमीशन से जुड़ा हुआ काम है तो इसके लिए अच्छा है, जी कमीशन से इंश्योरेंस वाला काम कर रहा है, कहीं से भी दलाली कर रहा है, ब्रोकर वाला काम है तो अच्छा है, नहीं तो बाकी दूसरे के लिए खराब है। कोई भी नंबर्स, कोई भी भाव
जब हम कोई घटना, जब तक पार्टिकुलर इवेंट नहीं लेंगे कि इसके लिए कैसा है, तब तक आप इसको अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। जी सर। वैदिक जो आपने किया है वहां पे ट्रेडिशनली सिर्फ 1-5-9 ही अच्छा है, तो 1-5-9 ही अच्छा है ये आवश्यक नहीं है। जी। वो 1-5-9 शुरू से धर्म त्रिकोण चलता था वैदिक ज्योतिष में, वहां लोगों को इसी की आवश्यकता थी। आज इसकी जी। आवश्यकता नहीं है। आज गांव में भी कोई आदमी है, टीवी और इंटरनेट का जमाना है, तो वो सोचता है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के बड़े शहर में जाए या विदेश जाए। नहीं, एक फूस में, एक झोपड़ी में रहने वाले आदमी की भी सोच है कि वह स्वयं नहीं कर पाया तो उसका बेटा बड़े शहर में घर खरीदे, गाड़ी हो। तो घर, गाड़ी, विदेश जाना, इसमें 1-5-9 का कोई रोल है? सोचिए। जी सर, नहीं है। तो इस स्थिति में वो पुराने प्रिडिक्शन के पैटर्न को आप यहाँ इससे जोड़ते हैं। आज आप शहर में, बड़े शहरों में हैं, प्रिडिक्शन दे रहे हैं। यदि आप दिल्ली और मुंबई में एस्ट्रोलॉजर हैं, तो मुझे लग रहा है आधे से ज्यादा तो ऐसे लोग आएंगे जिनका काम कमीशन पर टिका हुआ है। आपको घर खरीदना है और मुझे बेचना है, बीच में मिला देगा, कमीशन ले लेगा। मुझसे भी 2% लेगा, आपसे भी लेगा, और ज्यादा लेना है तो लेगा। यहाँ घर, आपने घर रख बनवाया है, रेंट पे देना है, और मुझे रेंट पे लेना है, उसके लिए भी दलाल मौजूद है जो रेंट पे भी घर दिलवाते हैं, 1 महीने का हाँ आपसे जी रेंट। सर, आजकल तो मैरिज भी सर ऐसी होने लगी है। अब बताइए, जब यहाँ इतनी दलाली वाला काम है, राहु से जुड़ा हुआ काम है, वहां बृहस्पति के बारे में सोचे कि मजबूत करें, तो क्या होगा? समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ जी सर। तो वहीं ग्रहों के नेचर के बारे में ये समझना है कि जो निगेटिव यानी क्रूर ग्रह है, शनि, राहु, केतु, मंगल, यदि उसमें जिस भी इवेंट के लिए आप देख रहे हैं, जैसे शादी के लिए निगेटिव नंबर आएगा तो वह और ज्यादा बुरा हो जाएगा, विवाह के लिए निगेटिव आएगा तो वो और ज्यादा बुरा हो जाएगा, ये बिजनेस के लिए आएगा तो और बुरा हो जाएगा। वहीं जो शुभ ग्रह है, शुक्र है, गुरु है, बुध है, चंद्र है, तो ये शुभ ग्रह में जब निगेटिव नंबर्स आएंगे तो थोड़ा सा एक उम्मीद बना रहेगा, उसकी अब सर इंटेंसिटी थोड़ी अब कम सर रहेगी। यही राहु में आते हैं सर 5, 8, 12। और ज्यादा हो जाएगा, राहु भी खराब नंबर है ना, निगेटिव नंबर है। नहीं, जैसे दलाली का काम करते हैं तो फिर हाँ, वहां जो पर वो अच्छा दलाली का होगा। काम करता है तो उसके लिए तो अच्छा है, वो और ज्यादा वहाँ गिर जाएगा, उसका, घटिया आदमी हाँ हो जाएगा। हाँ। हाँ, वो और मैनिपुलेटिव हो जाएगा ना सर, जो उसके काम के लिए अच्छा है। अब अच्छा, हाँ उसके लिए, लेकिन सामने वाले के लिए बुरा हो जाएगा। वो क्या करेगा, सामने, गवर्नमेंट हाँ का जमीन भी अपना बता के बेच देगा। हाँ, वही सर, दलाली। वो ज्यादा मैनिपुलेटिव हो गया ना सर, क्योंकि राहु हाँ तो वही है सर, चालाकियां। हाँ। तब वैसा आदमी आपके पास आया हो जिसका काम यही है, ऐसे ऐसे भी दलाल लोग हैं जिसने गवर्नमेंट के पेपर का, जमीन का फर्जी पेपर बनवा लिया। और जो दूर दराज से लोग, मान लीजिए शहरों में आते हैं, ज्यादातर धोखेबाजी तो शहर में ही चल रही है, पता नहीं है, वो ऐसे बेच रहा है। हाँ सर, एक दल, एक को बेच देंगे, वही प्रॉपर्टी दूसरे को भी बेच देते हैं सर। दलाल भी 2 तरह के होते हैं, एक है जो जेन्युइन काम कर रहा है, सही का सही सही से जोड़ रहा है, और एक दूसरा है कि वो सिर्फ गलत ही कर रहा है। तो ये भी प्लैनेट्स पे ही डिपेंड करेगा। वैसे आदमी को आप देख के ये कहें कि अरे तुम्हारा तो राहु 8वें में चला गया, अरे तो वो और गिरा हुआ आदमी और गिर जाएगा, उसको कोई दिक्कत है? और आपको उस कोई उपाय उसको आप करा देते हैं, पता चले उसका काम ही नहीं हो रहा है, तो वो तो आपसे ही आके कहेगा कि अरे आपसे मिलने से पहले ही मैं सुखी था, आपसे मिल के और दुखी हो गया मैं। कहेगा कि नहीं कहेगा? अस्मिता जी और वसुंधरा जी बोलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में आ रहा है। ग्रहों का नेचर और रिजल्ट, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए, अगला जो इसमें पॉइंट हमें समझने वाला है, जो हम ले रहे हैं इस प्रेडिक्टिव पार्ट में, कोई भी एक भाव के बारे में पूछा जाए, कोई भी एक भाव कि ये अच्छा है या बुरा है, तो ये आप कंप्लीटली नहीं कह सकते, कोई भाव। और आज का जो ऐसा समय है कि शायद ही कोई आदमी होगा जिसके सभी भाव एक्टिव नहीं है, नहीं तो लगभग 10 या उससे ज्यादा भाव एक्टिव हैं आज के समय में। मान रहे हैं कि नहीं इस बात को? और आप सभी लोग जो इस समय ज्योतिष सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका ये 8वां भाव एक्टिव है, तभी आप ज्योतिष सीख रहे हैं। यदि 8वां आपका एक्टिव नहीं होगा तो आप ज्योतिष नहीं सीख पाते। अब 8वें से मैंने क्यों कनेक्ट किया, आपको कहीं ध्यान होगा, जब हम एकेडमिक रूप में यानी स्कूल कॉलेज, स्कूल तो छोड़ दीजिए, कॉलेज से जब हम एडमिशन लेके पीएचडी या कोई रिसर्च वाला कोर्स करते हैं तो उसको हम 9th हाउस से देखते हैं। और जब बिना एकेडमिक एजुकेशन के जब हम कुछ सीखते हैं तो उसको हम 8th हाउस से देते हैं। यानी जो स्वयं से या बिना फॉर्मल किसी से भी, जैसे कहीं चलते हुए पूछ लिया, देख लिया यूट्यूब से या किताबों को पढ़ के, ऐसे जो हम सीखते हैं वो 8th हाउस से जुड़ा हुआ है। तो आपका कोई ये कॉलेज यूनिवर्सिटी सब का नहीं है, कोई यहाँ एग्जाम्स नहीं देना, यानी स्कूल वाला एकेडमिक आपका लर्निंग ये नहीं है। तो एकेडमिक लर्निंग नहीं है तो इसका मतलब 8th हाउस है। यहाँ खुद से ही करके सीखना है, मतलब 8th हाउस है। मतलब सर जो अब इसीलिए हम आपसे सीख रहे हैं ये 8th हाउस से। हमसे सीख रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं, ये 8th हाउस ही है। ओके जी। जहाँ सर हमें डिग्री मिलती है या वो सब मिलता है तो वो 9th हाउस हो गया। एकेडमिक ही, स्कूल कॉलेज जो यूनिवर्सिटीज हैं वही 9th हाउस है। वही 9th हाउस, ओके। हायर एजुकेशन सर जो हो गई। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मुझसे नहीं, किसी से भी आप सीखें तो मैं या कोई भी आदमी आपको कंप्लीट 100% नहीं सिखा सकता। ये आप अपना एफर्ट करेंगे, आपके पास जो अलग अलग कुंडलियां आएंगी, आपका जो दिमाग लगेगा और जो आपका एक्सपीरियंस होगा वही आपका नॉलेज है, जो कि 8th हाउस के द्वारा मिलता है। समझ रहे हैं? तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी एक भाव को आपसे पूछा जाए अच्छा है या खराब है, तो इसको हम नहीं कह सकते कि अच्छा है या खराब है। तो आखिर हम क्या कहेंगे? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि कोई भी एक भाव नहीं, भावों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज, इस चीज पे आपको ध्यान देना है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज पर। ठीक है, यानी जो भाव आएंगे, जैसे जो हमने 3 लाइन खींचा हुआ था कि जब तक हम उस कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा तभी कह सकते हैं, वैसे ही हाउसेज का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो डिस्क्राइब करेगा, वो बताएगा कि हाँ। और वो कब बताएगा? कोई एक पार्टिकुलर आपको घटना लेना होगा। पार्टिकुलर घटना कैसे, आइए हम बताते हैं। जिनको मैरिज करनी है तो हम कहें कि अच्छा भाव कौन सा होगा, तो 2, 7, 11, तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। और जिसको डाइवोर्स लेना है, जैसे मेरे पास एक आदमी आया था, मैंने ऑनलाइन ही कंसल्टेशन लिया था, उड़ीसा का था। उसकी सब समस्या ये थी कि जैसे उसकी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद वो अकेला ही भाई था, तो उसके वाइफ का कहना था कि मतलब माँ बाप के साथ मत रहो। तो उसके फादर ने एक अलग घर भी बनवा दिया था अपने से 20-22 किलोमीटर दूर, उसका उन लोगों का कोई जमीन था, वहां पे अच्छा घर भी बन गया था। तो 3 महीने बाद का मुहूर्त था गृह प्रवेश का। तो उस लड़की का कहना था नहीं, घर बन गया तो हम अब
अभी ही जाएंगे, 3 महीने का वेट नहीं करेंगे। तो ये बोला कि घर बन गया, जो जाना ही है तो 3 महीने बाद ही चले। उसके बाद वो अपने भाई को बुलाई, जब घर पे नहीं था, अपना ऑफिस वगैरह गया होगा, काम था, सीए भी था और साथ में अपना पैतृक बिजनेस भी था, तो अपने भाई को बुलाई और चली गई। तो ये लोग आगे लगा कि चलो गई है घूमने, आएगी तो 4-5 दिन में बातचीत होता रहा। जब इसने आने का पूछा तो वो बोली कि मैं आऊंगी तो नए वाले घर में ही, बाकी पुराने में नहीं। यदि बुलाना है तो इस कंडीशन को मानना होगा। तब इनको अपना जो जैसे लगा हो, तो इसका मतलब ये था कि अब उसके साथ नहीं रहना। तो नहीं रहना तो यानी तलाक ऑप्शन है। अब वो लड़की ब्लैकमेल करने लगी कि 60 लाख रुपए चाहिए, 60 का डिमांड था, और लगभग उन लोगों का लड़की वाले का शादी में 30 से 35 लाख खर्चा हुआ था। तो ये लोग 40 लाख तक देने के लिए तैयार थे कि हम लोग दे देंगे। तो वहीं वो जुड़ा, तो उसको अब मान लीजिए डिवोर्स चाहिए। तो जब तलाक चाहिए तो इसके लिए अच्छा भाव 1/10 होता है। कहाँ से भाव आ रहा है इस पे ध्यान मत दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरा इंटेंशन है उसको समझिए। तो जिसको तलाक चाहिए उसके लिए 1/10 अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अब वो मुझे आया, मुझसे मिला कि मुझे तलाक चाहिए, पंडित जी कोई उपाय कीजिए, बताइए। तो मैं तो यही देखूंगा ना कि 1/10 ये भाव यदि है तो इसका काम हो जाएगा, क्योंकि तलाक होगा तब यह सुखी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं आपसे सिंपली ये कहूँ कि 1/10 अच्छा या खराब है, तो आप क्या बताएंगे? सर कंडीशन के अकॉर्डिंग सर अच्छा हो गया। कंडीशन ही है, जब तक हम कहेंगे नहीं। विवाह के लिए हम 1/10 यानी इस मैरिज के लिए हम कहेंगे, मैरिज के लिए हम कहें तो 1/10 खराब है। तो मैरिज के लिए 2-7-11 अच्छा है, लेकिन जिसको डिवोर्स लेना है उसके लिए ये अच्छा है और ये खराब है, 2-7-11 खराब है। बातों से कुछ रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर हाँ पा जी रहे हैं? जो भी बात है वो कर पा रहे बताइए। हैं। हाँ जी कर पा रहे हैं सर। शिवा जी तुरंत जुड़ी हैं। सर नमस्ते। नमस्कार, कुछ कहेंगी? सर नहीं ठीक है, कहेंगी? चलिए वीडियो देखिएगा, फिर जैसे होगा तो बताइएगा। जी सर। और आप लोग बताइए, बाकी स्मिता जी और वसुंधरा जी, मेरी बातें समझ में आई या नहीं आई? आई सर, समझ में आई। समझ में आई सर। मेरा ये जो किसी को भी मैं सिखाता हूँ तो मेरा यही रहता है कि आप मुझे या किसी को कॉपी नहीं करें, आप खुद अपना अप्रोच, अपना सोच लगाएं। रूल्स नहीं देने के पीछे रीजन यही है कि ये जितनी बातें यहाँ डिस्कशन के द्वारा मैंने आपको समझाई, रूल्स में मैं क्या लिखता? रूल्स में उतना तो मैं यहाँ नहीं लिख पाऊंगा ना कि 1/10 अब विवाह देखना होगा तो 1/10 को हम निगेटिव मानेंगे, 2-7-11 को पॉजिटिव मानेंगे, तलाक देखना होगा, ऐसा इतना लिखेंगे, पता चलेगा कि वो एक तो 20 किलो का किताब हो जाएगा। सोचिए क्या मतलब है, वो कोई पढ़ेगा ही नहीं। जबकि यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, तो जो भी हम घटनाक्रम आगे पढ़ते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ये आप ही नहीं, जो मुझसे कंसल्टेशन भी लेते हैं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली लोगों का क्वेश्चन होता है मेरा कौन सा ग्रह अच्छा है, मैं बोलता हूँ सब अच्छा है। कौन सा बुरा है, तो सब बुरा है, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। आप पार्टिकुलर कुछ बताएंगे ना, तो उनका यही क्वेश्चन होता है कि हमने यहाँ दिखाया था या ये वीडियो देखा था या वो देखा था, तो उसमें तो पता चल गया कि ये अच्छा है या बुरा है। कैसे कह सकते हैं अच्छा या बुरा? बोलिए। जब तक हम इवेंट को एक नहीं बनाएंगे, अपना आधार नहीं बनाएंगे, तब तक अच्छा और बुरा तो नहीं कह सकते। सर समझ में डाइवोर्स आई? के लिए कोई पूछेगा तो किससे 6 हाउस से अभी वो देखेंगे? प्रिडिक्शन पे छोड़ दीजिए, अभी पहले नहीं हम ऐसे ही। ऐसे ही क्यों? अभी यहाँ समझ में नहीं आया, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। जी अभी जो हमारा इस समय का जो टॉपिक था, नेचर्स को समझना, और साथ ही साथ जो हमारा डिस्कशन हो रहा था हाउसेज को लेके, तो वो चीजें